मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे आयकर अधिनियम 1961 यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये आयकर अधिनियम का तीसरा वीडियो क्लास होगा, क्योंकि इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1 में आपका अध्याय 1 था जिसमें 3 सेक्शन थे, और पार्ट 2 में अध्याय 2 और 3 था। ये पार्ट 3 होगा, और इसका कारण है कि ये अधिनियम काफ़ी विस्तृत है। और दूसरी चीज़, ये हमारे यूपीएसआई के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस अधिनियम में कुछ भी छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए इसे विस्तार से आप देखिए। और थोड़ा सा जटिल भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा जटिल अधिनियम है, विस्तृत है, और इसको देखने के लिए थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है। तो पार्ट वाइज में इसे जितने में कंप्लीट हो जाएगा उतने में करवा देंगे। ये आपका तीसरा भाग होगा, और तीसरे भाग में अध्याय 4 पर डिस्कस करेंगे। इसका जो अध्याय 4 है वो कुल आय की संगणना यानी कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, कुल आय की संगणना। तो इसके अंतर्गत यानी अध्याय 4 के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन होंगे जहां से क्वेरी की जाती है, जो काफ़ी प्रैक्टिकल और व्यवहारिक होंगे, जहां से प्रीवियस परीक्षाओं में क्वेश्चन आए होंगे, तो उनको चर्चा करेंगे और आप विस्तार से देखेंगे। एक एक करके देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, तीनों को मिला करके नोट्स बनाइएगा, फिर जो आगे वीडियो आते हैं उनको जोड़ते चले जाइएगा। तो आइए देखते हैं। आप देखेंगे इसका अध्याय 4 जिसमें कुल आय की संगणना। तो कुल आय की संगणना यानी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कुल आय की संगणना। इसमें धारा जो 14 है उसमें कहा गया है कि आय के शीर्ष यानी हेड ऑफ इनकम क्या होंगे, इसके बारे में धारा 14 में बताया गया है। फिर एक एक को आगे विस्तृत किया गया है। धारा 14 में आय के शीर्ष यानी हेड ऑफ इनकम क्या होंगे, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समस्त आय, आयकर के प्रभार और कुल आय की संगणना की निम्न शीर्ष होंगे। यानी जो हेड ऑफ इनकम होंगे, आय के शीर्ष होंगे, वो कौन कौन से होंगे, तो ये सेक्शन 14 में बताया गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समस्त आय, आयकर के प्रभार और कुल आय की संगणना की निम्न शीर्ष होंगे। नंबर 1 पर वेतन, इसके पॉइंट का में वेतन, खा सस्पेंड है, निर्सित है, इसमें कुछ नहीं है। गा गृह संपत्ति से आए, घा है इसका कारोबार, वृत्ति के लाभ और अभिलाभ का मतलब है प्रॉफिट एंड गेन्स, कारोबार, वृत्ति के लाभ और अभिलाभ। अंगा है पूंजी अभिलाभ यानी कैपिटल गेन्स, और लास्ट है चा अन्य स्रोतों से आए। तो इसमें ये धारा 56 में आगे जाकर विस्तृत किया गया है, अन्य स्रोतों से आए यानी इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। तो इसमें उन चीज़ों को शामिल किया गया है जो का से लेकर के अंगा तक में नहीं है, और इसे धारा 56 में विस्तृत रूप से बताया गया है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन आपका है वेतन यानी सैलरीज। तो धारा 15 में वेतन यानी सैलरीज, निम्न आय वेतन शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार होंगे। प्रभार का मतलब यहाँ पे है चार्जेबल, प्रभार का मतलब होता है चार्जेबल होंगे। तो निम्न आय वेतन शीर्ष यानी हेड ऑफ वेतन या हेड ऑफ सैलरीज, वेतन शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार होंगे यानी इनकम टैक्स से चार्जेबल होंगे। तो इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है पूर्व वर्ष में किसी निर्धारिती को नियोजक या पूर्व नियोजक द्वारा दे कोई वेतन।
पूर्व वर्ष की परिभाषा धारा 3 में दी गई हुई है अध्याय 1 में। और पूर्व वर्ष से तात्पर्य है कि जिस वर्ष इनकम टैक्स निर्धारित किया जा रहा है उसके ठीक पीछे वाले वर्ष को पूर्व वर्ष कहते हैं। तो पूर्व वर्ष में किसी निर्धारिती को नियोजक या पूर्व नियोजक द्वारा दे कोई वेतन खा है पूर्व वर्ष में देय ना होते हुए भी, पूर्व वर्ष में देय ना होते हुए भी, या उसे देय होने से पूर्व संदत यानी पेड या अलाउड कोई वेतन। अनुज्ञात का मतलब अलाउड कोई वेतन है, यानी पूर्व वर्ष में ना देय होते हुए भी या वो आगे देना हो और उसको पूर्व वर्ष में पेड किया गया हो। तो पूर्व वर्ष में देय ना होते हुए या उसे देय होने से पूर्व संदत या अनुज्ञात कोई वेतन। गा में है नियोजक या पूर्व नियोजक द्वारा या उसकी ओर से पूर्व वर्ष में उसे संदत या अनुज्ञात वेतन का बकाया जिस पर पूर्व वर्ष में आयकर ना लगाया गया हो, यानी ऐसा कोई बकाया जो आप जिस पे इनकम टैक्स अप्लाई ना किया गया हो और वो हमें पिछले वर्ष में प्राप्त होता है। तो ये सारी के सारे जो वेतन से होने वाले इनकम हैं वो आयकर से प्रभार होंगे, यानी इन पर आयकर लगाया जा सकेगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाइए धारा 16 पे यानी सेक्शन 16 पर। और धारा 16 है वेतन से कटौतियाँ यानी डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज, वेतन से कटौतियाँ। तो यहाँ पे 15 में आपने वेतन देखा कि वेतन का स्वरूप क्या होगा और 16 में वेतन से कटौतियाँ दी हुई हैं। तो दो मदें इसमें लिखी हुई हैं। धारा 16 वेतन से कटौतियाँ यानी डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज, वेतन शीर्ष यानी हेड ऑफ वेतन के अधीन प्रभार, प्रभार का मतलब होता है चार्ज, आय की संगणना, संगणना का मतलब होता है कंप्यूटेशन, संगणक कंप्यूटर होता है, संगणना कंप्यूटेशन करते समय निम्न कटौतियाँ की जाएंगी। वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार आय की संगणना, प्रभार आय का मतलब जो चार्जेबल इनकम होगी, प्रभार आय की संगणना करते समय निम्न कटौतियाँ की जाएंगी। पहला पॉइंट है कि 40,000 रुपये की राशि या वेतन की मासिक रकम जो भी कम होगी कटौती की जाएगी। और ये प्रावधान 2018 में जोड़ा गया है, 2018 के आयकर अधिनियम संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है कि 40,000 रुपये की राशि या वेतन की मासिक रकम जो भी कम होगी कटौती की जाएगी। इसका दूसरा पॉइंट है किसी नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को विशेष रूप से दिए गए मनोरंजन भत्ते की प्रकृति में किसी भी भत्ते के संबंध में कटौती जो सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं उनके वेतन का 1/5 या 5,000 रुपये जो भी कम होगा कटौती किया जाएगा। ऐसे लोग जो सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं उनके वेतन का 1/5 या 5,000 रुपये जो भी कम होगा कटौती की जाएगी। और ये जितने भी सैलरी में डिडक्शन होते हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 276(2) के तहत होते हैं, यानी वेतन से जो कटौतियां हैं ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 276(2) के तहत की जाती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट सेक्शन है आपका धारा 17। धारा 17 में डेफिनेशंस दी गई है और ये कौन सी डेफिनेशन है, तो वेतन, परिलब्धि और वेतन के बदले लाभ, इन तीन चीज़ों की परिभाषा दी गई है धारा 17 अध्याय 4 आप देख रहे थे कुल आय की संगणना, जिसके तहत धारा 17 में वेतन, परिलब्धि, वेतन के बदले लाभ की परिभाषा दी हुई है। तो इसके तहत धारा 15, 16 एवं 17 के प्रयोजनों के लिए वेतन, परिलब्धि एवं वेतन के बदले लाभ की परिभाषा दी गई है। वेतन से तात्पर्य मजदूरी, पेंशन, उपदान, उपदान का मतलब होता है ग्रेजुटी, उपदान यानी ग्रेजुटी। तो मजदूरी, पेंशन, उपदान, फीस, फीस कौन लेता है, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, तो ये अपनी फ़ीस लेते हैं। कुछ लोग कमीशन पे काम करते हैं 10%, 2%, 5%, तो ये कमीशन ये भी वेतन में आता है। उपदान हो गया, पेंशन हो गया, मजदूरी हो गई, अग्रिम देय आदि वेतन के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट है परिलब्धि। परिलब्धि के अंतर्गत जो है किराया मुक्त आवास, अगर आपको सरकारी किराया मुक्त आवास मिलता है, वाहन मिलता है जिसका आप कोई पेमेंट नहीं करते हैं,
टेलीफोन, बिजली, फर्नीचर, ये आपके सब परिलब्धि में आएंगे। इसी तरह से वेतन के बदले लाभ के अंतर्गत बीमा सुविधा यानी इंश्योरेंस की सुविधा और मेडिकल फैसिलिटी आदि आ जाएंगे। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट है कि वेतन, परिलब्धि और वेतन के बदले लाभ, जो कि धारा 17 में दिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। सेक्शन 22 आप देखिए। सेक्शन 22 में लिखा है गृह संपत्ति से आय। धारा 22 अध्याय 4 की धारा 22 आप देख रहे हैं, गृह संपत्ति से आय यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, गृह संपत्ति से आय, धारा 22। तो किन्हीं भवनों या भवनों से लगी भूमियों, किन्हीं भवनों या भवनों से लगी भूमियों को यदि वह व्यापार या वृत्ति करने के लिए किराए पर देता है तो उससे होने वाली आय पर आयकर लगाया जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा मैटर है। धारा 22 गृह संपत्ति से आय यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़। तो यदि कोई व्यक्ति कोई मकान है या उससे लगी कोई ज़मीन है, किसी व्यापार या कारोबार यानी प्रोफेशन और बिजनेस कोई करने के लिए उसे किराए पर देता है, तो उससे जो भी किराया आता है, जो भी इनकम होती है, उस पर इनकम टैक्स अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 23। सेक्शन 23 है वार्षिक मूल्य किस प्रकार अवधारित किया जाएगा, यानी एनुअल वैल्यू जो है हाउ डिटरमाइंड, अवधारित यानी डिटरमाइंड किया जाएगा। किस प्रकार, वार्षिक मूल्य किस प्रकार अवधारित किया जाएगा, एनुअल वैल्यू हाउ डिटरमाइंड। तो धारा 22 के प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति का वार्षिक मूल्य मकान संपत्ति से प्राप्त वार्षिक किराया माना जाएगा। यानी वार्षिक मूल्य किस प्रकार अवधारित किया जाएगा, तो धारा 22 के प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति का वार्षिक मूल्य मकान संपत्ति से प्राप्त वार्षिक किराया माना जाएगा। किंतु स्वामी कहीं ऐसे मकान में कारोबार करता है या रहता है जो उसका नहीं है तो यह किराया शून्य माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका मकान है, आप उसे किराए पर व्यापार बिजनेस करने के लिए देते हैं, तो उससे होने वाली जो इनकम है उस पर आयकर अप्लाई किया जाएगा। लेकिन आप ये मकान किराए पर देकर आप दूसरी जगह किराए पर ले करके मकान और उसमें बिजनेस करते हैं या रहते हैं, तो यहाँ से जो प्राप्त किराया होगा वो आयकर में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी ये माना जाएगा कि यह व्यक्ति यहाँ से किराया लेकर और वहाँ पे अदा कर रहा है, मीन्स लैप्स हो जा रहा है, यानी जीरो इनकम है, इसलिए आयकर से प्रभार नहीं होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। धारा 24 आप देखेंगे, सेक्शन 24 गृह संपत्ति से होने वाली आय में कटौतियाँ यानी डिडक्शन फ्रॉम हाउस, डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़। गृह संपत्ति यानी हाउस प्रॉपर्टीज़ से होने वाली आय में कटौतियाँ यानी डिडक्शन। तो डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़, इसके तहत गृह संपत्ति से होने वाली आय में वार्षिक आय का 30% कटौती, वार्षिक आय का यानी एनुअल जो इनकम है गृह संपत्ति से, जो कि पीछे आपने देखा था, तो वार्षिक आय का 30% कटौती ये मरम्मत और निर्माण आदि के लिए करने के पश्चात आयकर के लिए संगठित की जाएगी। यानी जो गृह संपत्ति से इनकम हो रही है उसमें 30% कटौती की जाएगी, और ये कटौती घर की मरम्मत के लिए, भवन की मरम्मत के लिए या नव निर्माण के लिए उस पर लगाया जाएगा, जो कि आयकर में संगठित नहीं माना जाएगा। तो जो भी इनकम होगी उससे 30% कटौती करने के पश्चात जो है आयकर के लिए संगठित की जाएगी। अगला सेक्शन है 28। धारा 28 में कारोबार या वृत्ति के लाभ एवं अभिलाभ, लाभ एवं अभिलाभ यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर कारोबार का मतलब प्रोफेशन या बिजनेस, प्रोफेशन या बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर प्रोफेशन और बिजनेस। तो पूर्व वर्ष के दौरान आपको हमने बताया कि पूर्व वर्ष की परिभाषा धारा 3 में दी हुई है, अध्याय 1 में। पूर्व वर्ष के दौरान किसी निर्धारित
द्वारा चलाए गए वृत्ति या कारोबार यानी प्रोफेशन और बिजनेस कोई प्रतिकार जो निर्धारिती को प्राप्त है, प्रतिकार का मतलब मुआवजा जो निर्धारिती को प्राप्त है, किसी भारतीय कंपनी के संपूर्ण या आंशिक कार्यों का प्रबंध करने वाले किसी व्यक्ति को, चाहे वह जिस नाम से जाना जाए, अथवा कोई अभिकरण या किसी व्यक्ति को सरकार में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी संपत्ति या कारोबार से हुए लाभ एवं अभिलाभ पर आयकर प्रभार होगा यानी चार्जेबल होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा और आप पढ़ करके समझ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। धारा 28 में कारोबार या वृत्ति के लाभ एवं अभिलाभ दिए हुए हैं। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर। धारा 32 आप देखेंगे, आयकर अधिनियम के अध्याय 4 की धारा 32, ये मूल्य ह्रास यानी डिप्रेसिएशन, मूल्य ह्रास यानी डिप्रेसिएशन यानी किसी चीज़ का क्षरण या कटौती। जैसे आप कोई मशीनरी खरीदते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो ये मशीनरी क्या है, मूर्त उसमें आएगी, और अगर कोई आपका लाइसेंस है, कोई कॉपीराइट है तो ये अमूर्त में आता है। तो इसका जो यूज करने पर क्षरण हो रहा है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, कटौती हो रही है, तो इसको हटाने के बाद जो है आयकर प्रभार किया जाएगा। ये है धारा 32। तो मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन, इसके तहत मूर्त अस्थियाँ, इसके तहत मूर्त अस्थियाँ जैसे भवन, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर तथा अमूर्त अस्थियाँ जैसे तकनीकी ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या उसी प्रकार के अन्य कोई कारोबार या वाणिज्यिक अधिकार जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात अर्जित अमूर्त अस्थियां हैं, ये पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्धारिती के स्वामित्व में हैं और वृत्ति या कारोबार में प्रयुक्त की जाती हैं, तो इनमें हुए समस्त अवक्षय यानी क्षरण के पश्चात आयकर प्रभार होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है धारा 32, यानी अगर मूर्त या अमूर्त में जो क्षरण होता है उसके पश्चात आयकर का प्रभार किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। धारा 35 आप देखेंगे 35, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय यानी एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुआ व्यय। धारा 35 है, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय जो किसी अनुसंधान संगठन यानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कोई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या भारत में पंजीकृत मीन्स रजिस्टर्ड कोई कंपनी जो अनुसंधान कार्य में लगी हुई है यानी रिसर्च कार्य में लगी हुई है तथा उसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान ही है, इनकी मदों पर हुए व्यय को पूर्व वर्ष की आय की संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है 35। वैज्ञानिक अनुसंधान पर जो भी खर्च हो रहा है, चाहे ये कोई रिसर्च सेंटर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई विश्वविद्यालय हो जो साइंटिफिक रिसर्च करा रहा हो, कोई महाविद्यालय कॉलेज हो जो साइंटिफिक रिसर्च करा रहा हो, या कोई ऐसी कंपनी जो स्पेशली रिसर्च के लिए बनी हुई है बट उसका रजिस्ट्रेशन भारत के अंदर है, पंजीकरण है, तो अगर इन पे कोई पैसा खर्च होता है तो इसकी कटौती के बाद ही शेष पर आयकर लगाया जाएगा, यानी इस पर हुई खर्च राशि जो है वो नॉन टैक्सेबल होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे धारा 35 गा घा, अगर ये इंग्लिश में आएगा कहीं तो CCD लिखा हुआ है, तो धारा 35 गा घा कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय, ये इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है। कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय यानी एक्सपेंडिचर ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर व्यय, कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय, कौशल विकास परियोजना पर हुए व्यय का 1.5 गुना, कौशल विकास परियोजना पर हुए व्यय का 1.5 गुना
के बराबर राशि आयकर कटौती के लिए अनुज्ञात यानी अलाउड की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौशल विकास प्रोजेक्ट पर जो भी पैसा खर्च होता है उसका 1.5 टाइम्स जो राशि होगी वो आयकर कटौती के लिए अनुज्ञात यानी अलाउड की जाएगी। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को ये है शक्ति प्राप्त है कि वह कौशल विकास परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो ये नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेक्शन 44 धारा 44 बीमा कारोबार यानी इंश्योरेंस बिजनेस। तो धारा 44 का संबंध है इंश्योरेंस बिजनेस से, बीमा कारोबार से। इसे ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। आयकर अधिनियम के ऐसे उपबंध जिनमें प्रतिभूतियों पर ब्याज, गृह संपत्ति से आय या पूंजी अभिलाभ यानी कैपिटल गेन्स या अन्य स्रोतों से आए, शीर्ष यानी हेड जिसे आय शीर्ष कहा जाता है जिस पर टैक्स अप्लाई किया जाता है, शीर्ष के अधीन प्रभार आय की संगणना करने से संबंधित या धारा 199 अथवा धारा 28 से धारा 43 खा तक में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी बीमा से संबंधित कारोबार के संदर्भ में लाभ और अभिलाभों यानी प्रॉफिट एंड गेन्स की संगणना अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिए गए नियम के अनुसार की जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। धारा 199 अथवा धारा 28 से लेकर धारा 43 तक में अगर कोई ऐसी बात दी गई है जो इसके विरुद्ध हो, इसके प्रतिकूल हो, इसके बावजूद भी बीमा से संबंधित कारोबार के संदर्भ में लाभ और अभिलाभों की संगणना अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिए गए नियम के अनुसार की जाएगी। अब नीचे मैंने नोट में भी डाल दिया है कि आयकर अधिनियम 1961 की जो प्रथम अनुसूची है वो बीमा कारोबार से संबंधित है यानी इंश्योरेंस बिजनेस से संबंधित है। इस अधिनियम में शुरुआती दौर में हमने आपको बताया था टोटल 14 शेड्यूल्स हैं। तो जो पहली अनुसूची है उसका संबंध जो है बीमा कारोबार से है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेक्शन 44AA यानी धारा 44 का ये काफ़ी प्रचलन में है और अमूमन जानकारी भी लोगों को होती है, तो हो सकता है ये पूछा जाए। आयकर अधिनियम की प्रचलित धाराओं में है सेक्शन 44 का वृत्ति या कारोबार यानी प्रोफेशन और बिजनेस चलाने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा लेखा रखना यानी अकाउंट्स मेंटेन करना। अकाउंट मेंटेन करना किसके द्वारा? जो वृत्ति या कारोबार चलाने वाले व्यक्ति हैं। तो इसमें 2 पॉइंट हैं, आप इनको दोनों को ध्यान रखिएगा। धारा 44 का काम में क्या है कि जो वृत्ति या कारोबार चलाते हैं उन्हें इसका अकाउंट रखना पड़ेगा। अच्छा, किस तरह के वृत्ति या कारोबार? तो 2 पॉइंट हैं, विधि यानी लॉ से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित, वास्तुकला, वृत्ति या लेखा कार्य, ऑडिटिंग का लेज़र का वर्क जहाँ पे होता है, या तकनीकी सलाह, या भीतरी साज सज्जा इंटीरियर डेकोरेशन, भीतरी इंटीरियर डेकोरेशन की वृत्ति चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लेखा रखना होगा। लेखा मतलब अकाउंट रखना होगा और उसे बनाए रखना होगा, जो निर्धारण अधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आय संगणना करने में सहायता करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा। धारा 44 का वृत्ति या कारोबार चलाने वाले कुछ व्यक्तियों को लेखा रखना होगा, मीन्स अकाउंट मेंटेन करना होगा। तो जिसमें विधि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, वृत्ति या लेखा कार्य या तकनीकी सलाह या भीतरी साज सज्जा की वृत्ति चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लेखा रखना होगा और उसे मेंटेन करना होगा, ताकि निर्धारण अधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आय संगणना करने में सहायता मिलती रहे। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, कारोबार चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि पूर्व वर्ष के ठीक पहले 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में उसकी आय
उसके रोजगार से 1,20,000 रुपये की हुई हो या टर्नओवर 10 लाख रुपए का हो। दो शर्तें हैं। हमारे कारोबार से पूरे साल जो लास्ट ईयर रहा, पूर्व वर्ष रहा, उसके ठीक पहले वाले 3 साल में से किसी एक साल की जो इनकम है, आय जो है, शुद्ध आय, वो 1,20,000 रुपये हुई हो या टर्नओवर जो है आपका लेन देन 10 लाख रुपए का रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को लेखा रखना होगा, यानी अकाउंट रखना होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट सेक्शन आपका है धारा 44 का खा, यानी इंग्लिश में अगर होगा तो सेक्शन 44A बी। वृत्ति या कारोबार चलाने वाले कुछ व्यक्तियों की संपरीक्षा। संपरीक्षा का मतलब होता है ऑडिट करना, यानी अकाउंट्स की ऑडिट करना। तो प्रत्येक वह व्यक्ति जो कारोबार चलाता है जिसका किसी पूर्व वर्ष में लेन देन 1 करोड़ रुपए या प्राप्ति 50 लाख रुपए या उससे अधिक की है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा रखे गए लेखाओं यानी अकाउंट्स और दस्तावेज यानी रिकॉर्ड्स की संपरीक्षा यानी ऑडिट किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिएगा, और बहुत ही प्रचलित है। अमूमन लोगों की जुबान पे होता है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो है ऑडिट किया गया है आज जो है फला बिजनेस या फला कारोबार के लेखाओं का या रजिस्टर का या लेजर का वहाँ के। तो सेक्शन 44 का खा में वृत्ति या कारोबार चलाने वाले कुछ व्यक्तियों की संपरीक्षा, तो इसको आप ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन कैरिंग बिजनेस आर प्रोफेशन। प्रत्येक वह व्यक्ति जो कारोबार चलाता है जिसका किसी पूर्व वर्ष में लेन देन 1 करोड़ रुपए या प्राप्ति 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा रखे गए जो लेखा हैं यानी अकाउंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनकी ऑडिट किया जाएगा। अगला धारा 44 का घा यानी सेक्शन 44AD उपधारणात्मक आधार पर कारोबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध यानी कंप्यूटिंग फॉर स्पेशल प्रोविजन, विशेष उपबंध किए गए हैं। धारा 28 से धारा 43 गा तक में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी निर्धारित जो कारोबार में लगा है कि किसी पूर्व वर्ष की आय की गणना में सकल प्राप्तियों का मतलब जो कुल प्राप्ति हुई है का 8% राशि आयकर योग्य मानी जाएगी। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा कि धारा 28 से 43 गा में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी निर्धारित जो कारोबार में लगा हुआ है कि किसी पूर्व वर्ष की आय की गणना में सकल प्राप्तियों का 8% राशि ही इनकम टैक्स प्रभार के लिए मानी जाएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है धारा 44 का घा का यानी सेक्शन 44ADA लाभ और अभिलाभों का उपधारणात्मक आधार पर संगणित करने के लिए विशेष उपबंध। ये टाइटल पिछली धारा जैसा ही है लेकिन ये अलग है। किसी ऐसे निर्धारित के मामले में जो भारत का निवासी है, अब भारत का निवासी इसकी परिभाषा आपकी धारा 2 में दी हुई है। किसी ऐसे निर्धारित के मामले में जो भारत का निवासी है तथा धारा 44 का में शामिल कोई कारोबार करता है और जिसकी सकल प्राप्तियां यानी टोटल प्राप्तियां किसी पूर्व वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है के बावजूद उसे धारा 44 का के तहत लेखा रखना होगा और धारा 44 का खा के अधीन उसकी संपरीक्षा यानी ऑडिट कराना अपेक्षित होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर प्राप्तियां जो है सकल प्राप्तियां किसी पूर्व वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है, इसके बावजूद भी उसे जो है धारा 44 का के तहत लेखा रखना होगा, मीन्स उसे अकाउंट्स रखना होगा और धारा 44 का के तहत उसे ऑडिट कराना भी होगा और ऐसा करना उसके लिए अपेक्षित होगा। आज का ये लास्ट पॉइंट है धारा 56 अन्य स्रोतों से आय यानी इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। तो आपको शुरू में ही हमने 5-6 पॉइंट बताए थे का से लेकर के चा तक, जिसमें खा आपका सस्पेंड यानी निर्सित था। बाकी आपने देखा तो ये धारा 56 अन्य स्रोतों से आय है हर प्रकार की ऐसी आय जिसे इस अधिनियम के अधीन कुल आय में से अपवर्जित का मतलब यहाँ पे एक्सक्लूडेड है।
एक्सक्लूडेड नहीं किया जाना है यदि वह धारा 14 के मद का से अंगा तक में निर्दिष्ट शीर्षों में से किसी के अधीन आयकर से प्रभार नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि का, गा, घा और अंगा अगर इसमें वो आयकर से प्रभार नहीं है तो चा के तहत जो पॉइंट चा आपका है सेक्शन 14 का अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार होगी। यानी का से लेकर के अंगा तक अगर ये किसी में नहीं आता है तो ये अन्य स्रोतों से आय के तहत प्रभार होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन आज आपने देखा और आपका टॉपिक जो था कुल आय की संगणना और अध्याय 4 इस तरह से कंप्लीट होता है। जितने भी महत्वपूर्ण सेक्शन थे वो सारे के सारे हमने करवा दिए हैं, कुछ भी इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं छोड़ा गया है। तो इसका चौथा पार्ट आपको बहुत ही जल्दी देंगे। कुछ व्यस्तता के कारण जो है थोड़ा सा आप स्लो कह लीजिए या कुछ भी कहिए, थोड़ा सा धीरे चल रहा है और ये आउटिंग की वजह से, कुछ सफ़र की वजह से, लेकिन कोशिश करूँगा कि इसे रूटीन में लाऊं। आप देखते रहिए। ये तीसरा वीडियो था, बहुत ही जल्दी चौथा वीडियो भी इसका आएगा। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।